हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी के पॉलिटी सेक्शन में हम लोग देख रहे थे क्लास 10th की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इस पे भी हम लोग 5 चैप्टर या चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके थे। छठे चैप्टर पे थे राजनीतिक दल। इसका भी हम लोग एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर बड़े हैं तो छोटे छोटे पार्टों में इसे तोड़ तोड़ के आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं आज। तो देख सकते हैं कि ये राजनीतिक दल, तो आज हम राजनीतिक दल के बारे में अलग से भी थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या होते हैं राजनीतिक दल। सबसे पहले हम अगर बात करें कि हम ये एनसीईआरटी पढ़ना क्यों चाहते हैं, तो देख सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, सीएससी, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, अदर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं एग्ज़ाम, प्री कम मेंस के हिसाब से भी, वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। साथ ही यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के जीएस का जो मेंस का पेपर 2 है, कहीं ना कहीं आपका सिलेबस इन्हीं एनसीईआरटी के आसपास आपको देखते घूमता हुआ नज़र आएगा अगर आप क्लास 6 से 12 अगर आप कंप्लीट करते हैं। साथ ही आप देखेंगे इन्हीं एनसीईआरटी के साथ आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आपको एनालिसिस की क्षमता, और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप देखेंगे कि हम पॉलिटी में देख रहे हैं, हो सकता है वो इकोनॉमी में काम आए, हो सकता है वो आपके जोग्राफी में काम आए, हो सकता है आपके हिस्ट्री की चीज़ आपको मिले। तो बहुत सारी चीज़ें आप अलग अलग देखने को मिलेंगी। साथ ही आप देखेंगे कि सोशल इशू देख सकते हैं, सोशल जस्टिस साथ में ही, और आप देखेंगे ई गवर्नेंस का पार्ट भी इसी के साथ साथ चल रहा है। आप देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, हमने पिछले वीडियो में कुछ चर्चा की थी, तो देख सकते हैं हम लोग पार्ट 2 पे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि हम लोग यूनिट 3 के राजनीतिक दल चैप्टर 6 को देखेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे भारत के उद्देश्य का है, इसे आप पढ़ लें। और देख सकते हैं हमने आपको एक चीज़ और बताई, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, तब भी ये किताबें आपके लिए मस्ट हैं। साथ ही अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तब भी आप देखेंगे सेकेंड पेपर में आपको बहुत सारा एप्लीकेशन इन किताबों से मिलेगा। अगर आप नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आप इन किताब को फॉलो कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दल। तो मोटे तौर पे बात कर सकते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। दलीय व्यवस्था को हमने बताया था कि राजनीतिक दलों की व्यवस्था, कि हमें राजनीतिक दल क्यों चाहिए, लोकतंत्र क्यों चाहिए। जब लोग हैं तो अपना शासन स्वयं कर लेंगे, कि आखिर लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन, तो स्वयं से ही शासित हों, कोई इनके ऊपर ना हो। तो देख सकते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा कानून होगा जो उनको बताएगा कि ये गलत है, कोई ऐसा संविधान होगा, कोई ऐसे नियम होंगे, कोई ऐसी पार्टी होगी, कोई ऐसे प्रतिनिधि होंगे जो आपकी बात कहाँ कर सकेंगे, दूसरे लोगों तक पहुँचा सकेंगे, दूसरे देशों तक पहुँचा सकेंगे। तो ये राजनीतिक दल, सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, संविधान कह सकते हैं, ये सभी काम करते हैं। देख सकते हैं इसी के साथ हम बात करें कि राजनीतिक दलों के वर्गीकरण के साथ आज हमने देखा है कि जब आज से अगर हम 100 वर्ष पहले चलते हैं तो दुनिया के कुछ ही देशों में आपको लोकतंत्र दिखाई पड़ता था, लेकिन आज आप देखेंगे कि दुनिया के अधिकतर हिस्सों में लोकतंत्र की संकल्पना क्या है, विकासशील की अवधारणा में परिवर्तित हो चुकी है। क्योंकि ये क्या है, कई देशों में विकास है, लोकतंत्र का विकास हो रहा है। कई लोग में क्या है, लोकतंत्र युवावस्था में है। भारत का अगर लोकतंत्र कहेंगे तो अभी क्या है, एक युवावस्था में है, या कहेंगे विकासशील अवस्था में है, क्योंकि भारत अभी स्वयं भी क्या है, एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं रखा गया है। उसी तरीके से भारत का लोकतंत्र भी अभी देखेंगे तो एक विकासशील की श्रेणी में रखा हुआ है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है, जैसे अमेरिका क्या है, सबसे पुराना लिखित संविधान है, आप देखेंगे दुनिया का पुराना लोकतंत्र है, तो क्या है, वो विकास की अवस्था में है, तो डेवलप्ड लोकतंत्र है वहाँ की अगर आप इशूज़ देखेंगे, वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ किन मुद्दों पर राजनीति करती हैं, आप उनको देख सकते हैं कि उनका विकास हुआ है या नहीं। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो राजनीतिक अगर कहेंगे कि अगर राजनीतिक दल ही चाहिए, लोकतंत्र ही दल चाहिए, तो एक पार्टी बहुत है, जैसे चाइना में है कि
हम एक पार्टी को चुन लेते हैं, बहुत सारा खर्चा क्यों किया जाए। तो देख सकते हैं अगर एक पार्टी रहेगी तो क्या होगा, लोकतंत्र के वास्तविक मायने उन देशों में हैं क्या, ये भी आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के सही मायने आप देखेंगे कि उन देशों में नहीं है जहाँ एक दलीय व्यवस्था है, जहाँ द्विदलीय व्यवस्था है। आप देखेंगे आपको क्या है, चुनने का अधिकार होना चाहिए, क्या राजनीतिक दलों की अपने प्रतिनिधियों को, एक से अधिक जहां प्रतिनिधि होंगे आप उनमें से क्या है सबसे अच्छा चुनेंगे, आपके हिसाब से जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करेगा वो प्रतिनिधि वास्तविक प्रतिनिधि, लोकतांत्रिक प्रतिनिधि कहलाएगा। तो हम बात करेंगे राजनीतिक दल में राजनीतिक दलों के वर्गीकरण की। अगर हम बात करें तो देख सकते हैं इसी वर्गीकरण में कि तो आप देखेंगे क्या होगा, एक दलीय व्यवस्था कह सकते हैं, द्विदलीय व्यवस्था कह सकते हैं, ठीक। और हम बात करेंगे तीसरा क्या, बहुदलीय व्यवस्था। तो इसे आप देख सकते हैं। तो हमने एक दलीय व्यवस्था की बात की, उन राष्ट्रों में एक दलीय व्यवस्था जहां केवल एक दल है, जहां क्या है अन्य दलों को क्या है कार्य करने की इजाज़त नहीं होती है, या कहें इनमें लोगों के कोई विकल्प नहीं होता है, आपको चुनने का अधिकार नहीं है, जो एक पार्टी कह रही है वही आपको करना है। तो वास्तविक लोकतंत्र की संकल्पना जहां एक दलीय व्यवस्था होगी वहां क्या होगा, वहाँ वास्तविक लोकतंत्र आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं द्विदलीय व्यवस्था की बात करें, अगर हम बात करें अब तो देख सकते हैं कि द्विदलीय व्यवस्था के संदर्भ में तो आप देखेंगे इस संदर्भ में क्या होगा, दो दल प्रमुख होते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ दो दलीय व्यवस्था है वहाँ अन्य दल नहीं है, यार क्या है निर्दलीय प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन प्रमुख दो दल ही होते हैं। आप देखेंगे चाहे ब्रिटेन चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं या अन्य देशों में, तो देखेंगे कि दो दलों की ही सरकार बनती है अधिकतर लोगों की। तो देखेंगे जिनमें सत्ता की जो क्या है अदला बदली होती रहती है, ठीक है, एक की कभी जनता उनको चुनती है कभी उनको चुनती है। आप इसे देख सकते हैं कि एक दल सरकार बनाता है तो दूसरा दल विपक्ष में बैठेगा हमेशा। अब क्या होगा, जब एक द्विदलीय व्यवस्था है तो एक दल विपक्ष में बैठा है तो एक सरकार में बैठा है, इसे ही देख सकते हैं। यदि कुछ छोटे मोटे दल भी हो सकते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति प्रभावशाली नहीं होती है। जहां दो दलीय व्यवस्था है, हमने कहा द्विदलीय व्यवस्था का मतलब ये है कि कुछ देशों में द्विदलीय व्यवस्था है, इसका मतलब है कि वहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र है तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और पार्टी डेवलप या निर्दलीय उम्मीदवार वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। वहाँ भी क्या होते हैं, कुछ अलग पार्टी होती हैं लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होती हैं दो दलों के सामने, या कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी आते हैं, उनके भी कुछ प्रतिनिधि हो सकता है कहीं से जीतते भी हों, ये भी हो। और लेकिन भारत में आप देखेंगे, आप हम भारत में आपसे कहा है कि क्या है बहुदलीय व्यवस्था है, तो यहाँ तो कोई भी पार्टी बना सकता है कुछ लोगों को साथ लेके। तो हम बात कर रहे हैं कि दूसरे दल विपक्ष की भूमिका निभाता है जब एक दल क्या होता है सरकार बनाता है। और आप देखेंगे जैसे हमने बताया था कि अमेरिका और ब्रिटेन में क्या द्विदलीय व्यवस्था है। इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि ब्रिटेन में क्या है एक कंजर्वेटिव पार्टी है, तो आप देखेंगे, और जबकि अमेरिका में आप देखेंगे क्या है, अगर हम दो पार्टियों की बात करें तो आप इसे देख सकते हैं कि ब्रिटेन की बात करें तो कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी की बात है, तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे अमेरिका के संदर्भ में तो आप देखेंगे क्या है एक डेमोक्रेटिक है एक रिपब्लिकन है, ठीक है, तो दो पार्टियां हैं यहाँ भी, तो इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आप और आगे बढ़ें तो देखेंगे इस संदर्भ में कि और भी जो चीज़ें हुई हैं तो आप इनको देखते हुए कार्य कर सकते हैं। विधानमंडल में सम्मान को अगर हम बात करें, कई सारे थिंकर्स हैं, इनमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो हम थिंकर और थ्योरीज की बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है, यहाँ हम बहुदलीय व्यवस्था की बात करेंगे। तो इस बहुदलीय व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि यही भारत में भी व्यवस्था अपनाई गई है। और आप देखेंगे संसदीय व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था के तहत, तो आप देखेंगे बहुदलीय व्यवस्था में क्या होगा, बहुत सारे पार्टी एक से देख सकते हैं कि दो तीन चार पाँच कितने भी दल हो सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि यह प्रणाली किसी समाज की विभिन्नता के अनुरूप होती है, कि संस्कृति डाइवर्सिटी जिसे कहते हैं, संस्कृत भाषा के आधार पर भी यह व्यवस्था अपनाई जाती है, ये भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष भी है कि सरकारें बहुत जल्दी बदलती हैं। बहुदलीय व्यवस्था में क्या होती है, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, आप देखेंगे कोलेशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाती है। इसी के साथ आप देखेंगे कि इनमें क्या होता है, जल्दी सरकारें बदलती रहती हैं और सरकारों की नीतियाँ
बदलती रहती हैं, क्योंकि क्या है, फॉर्म कोलेशन गवर्नमेंट है, नई से गवर्नमेंट आई तो क्या करेगी, अपने हिसाब से नई पॉलिसी चलाती है, तो ये भी है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह आप देखेंगे कई नीतियाँ कार्यक्रम नहीं अपनाए जाते हैं जो वास्तविक लोकतंत्र के आधार होते हैं, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था के तहत क्या होता है, वहाँ सरकारें बदलती रहती हैं, लोग सरकार बनाने पे ध्यान देते हैं, ना कि लोकतंत्र और जनता के हितों पे ध्यान देते हैं। तो जब ऐसी सिस्टम कहीं भी क्रिएट होगा तो वो सरकार ना तो देश के लिए काम कर पाती है, न जनता के हित में, न संविधान के अनुरूप। तो हम बात कर रहे हैं कि बहुदलीय प्रणाली के अध्ययन में आप देखेंगे बहुत सारी और चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि इनमें क्या है, कई सारे थिंकर्स ने कहा है कि इसमें क्या बहुदलीय प्रणाली में एक सैयद बहुदलीय प्रणाली है, जिसे हम मॉडरेट कह सकते हैं। दूसरी ध्रुवीकृत बहुदलीय प्रणाली है, तो अन्य देशों में ही कह सकते हैं। तो आप देखेंगे जो ध्रुवीकृत बहुदलीय प्रणाली है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ध्रुवीकृत बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक गतिहीनता को जन्म देता है, क्योंकि क्या होता है, ध्रुवीकृत होती है तो गतिहीनता को जन्म देगा, और क्या होगा, एक दल केंद्र में होगा, बाकी दल उसके आसपास चक्कर लगाएंगे। तो ये एक हमारे सार्टोरी साहब थिंकर हैं, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, हम देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखेंगे कि अगर हम बहुदलीय व्यवस्था की बात करें तो बहुत सारे दलों की बात करें, अगर हम थिंकर्स का नाम ना लेते हुए, कि इसमें देखेंगे पहले पॉइंट के अंतर्गत कि भीतर से उपजे दल, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था में एक दल के भीतर एक दल उपजता है। आप देखेंगे भारत में भी ऐसी व्यवस्था आती है, 1967 की शुरुआत होती है, कांग्रेस में पहला पार्टीशन होता है 1967 में, तो भीतर से एक उपजे दल की बात होगी। तो पहला दल आप देखेंगे कांग्रेस टूटती है पहली बार, और नया दल की नया दल का जन्म होता है। उसी तरीके से कहेंगे बाहर से उपजे दल, तो आप देखेंगे बाहर से उपजे दल का मतलब है कि कोई अपनी क्या करेगा, कोई सरकार में है लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग अलग पार्टी बनाते हैं तो वो पार्टी छोड़ कर उसमें चले जाएंगे, तो एक या नई पार्टी क्रिएट करेंगे, या आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे भारत में क्या है, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ है, जो कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन अचानक किसी मूवमेंट का हिस्सा बने, और अचानक क्या हुआ, आप क्या एक पार्टी बनाई, सरकार बना ली, चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो, चाहे साउथ इंडिया के रीजनल गवर्नमेंट जो हैं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश की कई ऐसी पार्टियां हैं जो क्या है अचानक आप देखेंगे बनेंगी। आप देखेंगे इसी के साथ हम बात करेंगे कि बहुत सारे और दल की बात करेंगे, जैसे हम बात कर सकते हैं कि काकस दल क्या होते हैं, कि आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि काकस दल क्या होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। काकस दल होते हैं कि इनकी संख्या क्या होती है, सीमित होती है, याद रखिएगा ये, ठीक है। बढ़ाने में इनकी कोई जो सदस्य संख्या होती है, इन्हें कोई बढ़ाने में इनको रुचि नहीं होती है। मशीनी प्रकार के दल होते हैं, एक मशीन के हिसाब से होते हैं, इन्हें कोई टारगेट मिला होता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हैं, और केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। आप देखेंगे जैसे क्या होता है, बहुत सारे राजनीतिक दलों की जो विंग्स होती हैं वो चुनाव के समय जैसे क्या करेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे सेवा करते हुए, कुछ और काम करते हुए। जैसे आप बंगाल जा सकते हैं, इस समय क्या है, बंगाल में आप देखेंगे राजनीतिक पार्टियों के अलावा राजनीतिक पार्टियों के जो सब विंग्स हैं वो वहाँ एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, तो आप देखेंगे यही काकस दल होते हैं। तो चुनाव के समय ही काकस दल तैयार होते हैं। आप देखेंगे हर पार्टी के क्या हैं, कुछ काकस दल होते हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे वो सेंट्रल पार्टी हो। तो काकस दल हम बात करेंगे दूसरी पार्टी के नाम, तो बोलते हैं इसे हम शाखा दल। तो आप से शाखा दल को देख सकते हैं। इस शाखा दल में आप देखेंगे ये काकस दलों के बिल्कुल विपरीत होती है, जिसमें देश भर की शाखाएं इसमें फैली होती हैं। इनमें क्या होती है, सदस्य संख्या बहुत अधिक होती है। इनका काम ही होता है कि लोगों को अपनी सदस्यता दिलाना। तो ये शाखा दल का मतलब है कि देश भर में इनकी शाखाएं निकली हैं तो लोग इनसे जुड़ें, तो लोगों को जोड़ने के लिए अपनी शाखाएं निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि, और आप देखेंगे ये हमेशा सक्रिय रहते हैं, ठीक। ये देखेंगे जो होती है इनकी संख्या बहुत अधिक कहेंगे, ठीक है, बहुत अधिक कहेंगे, और सक्रिय होती हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, ये चुनाव के समय एक्टिव होती हैं, खास समय, ठीक है। बस ये खास पॉइंट होता है इनके। अब हम बात करेंगे कि तीसरे पॉइंट के कि
कोशिका दल, आप देखें कोशिका दल के प्रकार, तो शाखा दलों की तरह इनका भी संगठनात्मक क्या होता है, एक ढांचा है, भौगोलिक आधार पर नहीं होता है, लेकिन इनका ढंग आगे हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो चलिए आगे पॉइंट पे बात कर ले सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे अगर बात करेंगे कि हम थोड़ी सी चर्चा कर दें, तो आप देखेंगे कि कोशिका एक होती है, कोशिका प्रकार के दल क्या होते हैं अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि ये लोकतंत्र के हिस्सा है, आप इन्हें समझ लें, लिखने में आसानी आएगी, कभी आपको समझने में आसानी हो तो शाखा दलों की तरह आप देख सकते हैं इनका क्या होगा, संगठनात्मक ढांचा भौगोलिक आधार पर नहीं बना होता है, लेकिन ढांचा होता है, आप इसे याद रखें। और संगठन कार्यस्थलों पर नहीं जुड़ा होता, आप देखें ये संगठन जो है कार्यस्थल पर जाकर काम नहीं करते हैं, आप इन्हें देखें, इसके अंतर्गत फैक्ट्री, उद्योग धंधों, ठीक, इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कोशिका प्रकार के दल हैं, कह सकते हैं कि जैसे कि इनका कोई भौगोलिक आधार नहीं है, याद रखिएगा, भौगोलिक आधार नहीं होता है इनका, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इसी भौगोलिक आधार तो नहीं है, लेकिन क्या है, इनसे लोगों को जुड़ने के लिए, जैसे आप देखेंगे कोशिका प्रकार के दल कैसे होंगे कि किसी फैक्ट्री से जुड़े होंगे, किसी उद्योग धंधों से जुड़े होंगे, जो पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं, हित पहुंचाते हैं, फंडिंग करते हैं। तो एक तरीके क्या है, एक कह सकते हैं ये कोशिका दल में अगर रखेंगे हम किसी को, तो किसको रखें, दबाव समूह के प्रकार को रख सकते हैं, जिसे हम बात करेंगे। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि समूह क्या हो, कौन से प्रभावक दल को रखें, हो सकता है साम्यवादी दल प्रकार के दल हों, तो ये भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये साम्यवादी दल प्रकार के होते हैं, क्योंकि साम्यवादी दल क्या करते हैं, इनका प्रभाव कहाँ होता है कोशिका दल के प्रकार में, तो देखेंगे उद्योग धंधों में और हर काम में इनका क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। काम कैसे करेंगे, पॉलिसी साम्यवादी दल बनाएंगे, उद्योग धंधे कौन करेंगे, वो फैक्ट्रियाँ या काम कह सकते हैं। इसके साथ ही हम बात कर सकते हैं कि आगे कैसे इनको अगर देखा जाए इनके आधार पर, तो आप देख सकते हैं इस आधार पर कि मिलिशिया प्रकार के दल क्या होते हैं अगर हम बात करें, तो यहाँ देख सकते हैं संदर्भ में कि एक हम बात करेंगे यहाँ मिलिशिया प्रकार छोड़िए, आपको दल बता देते हैं। तो आप दल देख सकते हैं, तो हम बात करेंगे, पहले तो हम जान लें होते क्या हैं। तो ये दल वो हैं जो संगठन एकदम मिलिशिया, मतलब आप समझ सकते हैं इसी एक शब्द से कि एक सेना प्रकार की, आर्मी प्रकार का दल होगा, आपका सेना प्रकार का दल होता है, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे इसमें क्या होगा, श्रेणी क्रम पाया जाएगा, श्रेणी हायरार्की सिस्टम होगा, श्रेणी क्रम होगा। श्रेणी क्रम के साथ आप ये भी देखेंगे, जैसे इसके अंतर्गत देख सकते हैं मुसोलिनी का एक हलचल दस्ता हुआ करता था, आपको पता होगा। हिटलर का तूफानी दस्ता रख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हलचल दस्ता क्या है, पीटी में अगर पूछ दिया जाए हलचल क्या है, तो हलचल दस्ता मुसोलिनी का है, याद रखिएगा। और आप देखेंगे दूसरा दस्ता तूफानी दस्ता, तो आप देखेंगे तूफानी एक दस्ता हुआ करता था, ये तूफानी दस्ता किसका था, तो इस तूफानी दस्ते को हम कहते हैं किसको, हिटलर का। तो ये हिटलर साहब थे, इन हिटलर का तूफानी था, ठीक है। और आप देखेंगे ये था मुसोलिनी का, तो आप इन्हें देख सकते हैं। मुसोलिनी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, आप इसे नेट पर सर्च कीजिए, इनके बारे में जानकारी कीजिए। तो मुसोलिनी को देख सकते हैं, ये मुसोलिनी का है। आगे हम बात करेंगे इसी संदर्भ में कि माओ का लाल रक्षक, एक लाल रक्षक, लाल सलाम आपको पता होगा बढ़िया से, तो लाल रक्षक की बात करेंगे। तो इस लाल रक्षक में आप देखेंगे कौन थे, माओ साहब। तो आप देखेंगे माओ, तो इन्होंने, आप माओ को जान सकते हैं, ये आप इन्हें देख सकेंगे। और हम बात करेंगे मुसोलिनी का एक समर्थक थे, कौन, ब्राउन शर्ट, और हिटलर के समर्थक थे ब्लैक शर्ट। तो आप देखेंगे ब्राउन शर्ट और जैसे और ब्लैक शर्ट की भी कॉन्सेप्ट चला हुआ है, तो आप देख सकते हैं लोकतंत्र में। तो ब्लैक शर्ट, ठीक है, और ब्राउन शर्ट को देख सकते हैं। तो ब्लैक शर्ट में आप जाएंगे तो हिटलर की तरफ चले जाएंगे, ये कोशिका दल के इसमें आएंगे, मिलिशिया क्रम में है। और इसमें रखेंगे तो ये ब्राउन में मुसोलिनी को रखेंगे, याद रखिएगा।
ये सभी फैक्ट हैं, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। ये अलग अलग तरीके से क्या है अपना प्रचार प्रसार करते हैं। और हम बात करेंगे दल विहीन प्रजातंत्र की। तो एक अगर हम बात करें और भी कि इसमें दल विहीन प्रजातंत्र क्या होते हैं, तो देख सकते हैं भारत राजनीतिक दलों में अनेक बुराइयां हैं, लेकिन जहां दल विहीन प्रजातंत्र की मतलब है कोई दल ना हो। जैसे गांधी जी भी कहते थे कि अब पार्टी सिस्टम या कांग्रेस को अपना समाप्त कर देना चाहिए, अब नए तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि हर स्तर पर लोगों की भागीदारी हो। तो कहते हैं कि हितों को, पार्टी हित को महत्व देते हैं, इसलिए व्यक्तियों ने दल विहीन डेमोक्रेसी की बात की है। क्यों की है कि राजनीतिक दलों की अनेक बुराइयां हैं। इनके सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्र हित की जगह सदस्य हितों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि पार्टी में देखेंगे भारत में महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। और हमने आपको ये भी बताया कि सामाजिक संगठन के रूप में काम करना चाहिए। गांधी जी के अलावा अगर हम बात करेंगे तो एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा। एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे ने भी क्या कहा था, दल विहीन राजनीतिक दल की बात की थी। कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेशक मारिएगा कि गांधी जी के अलावा कौन कौन ऐसे जो व्यक्ति थे जिन्होंने दल विहीन प्रजातंत्र की बात की थी। तो दल विहीन प्रजातंत्र की बात आप देखेंगे एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे। तो इन्हें ध्यान रखें गांधी जी के साथ। गांधी जी पहला नाम आप देखेंगे। और आप देखेंगे एम.एन. राय ने दल विहीन प्रजातंत्र के प्रतिपादक थे। अगर भारत में पूछा जाए कि दल विहीन प्रजातंत्र के प्रतिपादक कौन थे, तो आप देख सकते हैं कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र के प्रतिपादक कौन हैं। तो इन्हें आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं दल विहीन प्रजातंत्र के प्रतिपादक कौन थे, एम.एन. राय। ठीक है। और बात करेंगे दल विहीन प्रजातंत्र के समर्थक कौन कौन से थे। तो देखिए पहला नाम गांधी को लेते हैं। ठीक है, गांधी, आप नेहरू महात्मा गांधी के नाम, ठीक है, एम गांधी कर देते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। और आप देखेंगे विनोबा भावे का नाम ले सकते हैं, लेंगे ही। ठीक है। और हम आगे नाम ले सकते हैं जयप्रकाश नारायण का। तो आप देखेंगे जय प्रकाश नारायण। ठीक, जयप्रकाश नारायण का नाम लेंगे। और हम बात करेंगे इसके साथ ही कि और कौन कौन से थे। तो आप इनके अलावा इनको याद रखें कि इनके ने दल विहीन प्रजातंत्र की बात की थी। कभी पीटी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बताइएगा। हम बात करेंगे, एक किताब है किनकी, पॉलिटिक्स पावर एंड, देख सकते हैं पॉलिटिक्स में। तो इनकी ग्रंथ है किनका, एम.एन. राय का। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इनके बारे में और भी जानकारी लेनी हो तो आप देख सकते हैं अलग से एम.एन. राय के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। देखिए राजनीतिक दलों के कार्य एनसीईआरटी आपको कुछ बता रही है और हम आपको कुछ और बताते हैं। तो देख सकते हैं कि पहले हम राजनीतिक दलों की मोटे मोटे कार्य की बात कर ले। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि राजनीतिक दलों के कार्य तो आप क्या होते हैं इन्हें देखें। तो पहले पॉइंट की बात करें कि राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया के संगठित करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल क्या करेंगे, राजनीतिक प्रक्रिया कैसे काम करेंगे, तो उनको संगठन का ढांचा होता है। पहला पॉइंट अगर बात करेंगे तो राजनीतिक दलों का आप देखेंगे क्या होगा, एक संगठनात्मक ढांचा होता है, आप इसे देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे कि राजनीतिक दल विभिन्न समूह के हितों में एकता स्थापित करते हैं। तो देख सकते हैं क्या करेंगे, राजनीतिक दल विभिन्न हितों में, ठीक है, क्या करेंगे, एकता स्थापित होगी। यहाँ आप इन्हें देख सकते हैं, एकता स्थापित होगी, इसे आप देखें। साथ ही आप ये भी देखेंगे राजनीतिक दलों में कि राजनीतिक
दल राजनीतिक नेताओं की भर्ती का महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो भर्ती के याद आया, तो भर्ती के संदर्भ में जब उन्हें पहला विसिद्ध होता है तो महात्मा गांधी को किसी ने क्या कहा, ये भर्ती या एजेंट हैं, देख सकते हैं, इन एक स्टेटमेंट बोला गया था, याद रखिएगा। तो राजनीतिक दल राजनीतिक नेताओं की भर्ती का क्या करेगा, राजनीतिक दल क्या करेंगे, राजनीतिक नेताओं, क्योंकि दल के लिए नेता भी चाहिए, तो राजनीतिक नेताओं की भर्ती भी वहाँ होगी। ठीक है, तो भर्ती का काम करते हैं, याद रखिएगा इसे। जैसे आप नौकरी के लिए भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, इसीलिए राजनीतिक नेताओं की भी एक भर्ती होती है। ऐसा नहीं कि फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरते हैं कि आइए एग्ज़ाम दीजिए और क्या करेंगे, हम आपको राजनीतिक नेता बनाएंगे। मतलब भर्ती का मतलब एक इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे एक कंपटीशन चलता है, जो पा जाए तो देख सकते हैं। तो राजनीतिक नेताओं की भर्ती का एक काम राजनीतिक दल करते हैं। दूसरी काम बात करेंगे कि इनके लिए क्या होगा, राजनीतिक दल का जो है मुद्दों को उठाते हैं, किनके, राष्ट्र के मुद्दे, समाज के मुद्दे, लोगों के मुद्दे। तो राजनीतिक दल क्या करेंगे, मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं। वास्तविक राजनीतिक दल अगर बात करेंगे तो मुद्दों पर, राजनीतिक दलों का कार्य ही मेन यही होता है कि मुद्दे पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे मुद्दों पर आधारित क्या होगी, राजनीति करते हैं। और हम आगे बात करें, देखेंगे कि इनके लक्ष्य समाज के लक्ष्यों का निर्धारण होता है। तो राजनीतिक दलों का हम बात करें, राजनीतिक दलों के लक्ष्य क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि राजनीतिक जो दल हैं, आप देखेंगे इनके लक्ष्य की बात होगी, तो इनके वही लक्ष्य हैं जो समाज के लक्ष्य। तो आप देखेंगे राजनीतिक लक्ष्यों की बात होगी, तो राजनीतिक दल और समाज के जो लक्ष्य हैं वो एक होते हैं। आप इन्हें देखेंगे, दोनों के लक्ष्य एक होते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की बात करते हैं। और हम बात करेंगे राजनीतिक दल अनेक, आप देखेंगे राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक दल एक काम और करेंगे, क्या करेंगे राजनीतिक दल, एक काम कि वो कल्याणकारी कार्य भी करते हैं। आप याद रखना, कल्याणकारी कार्य बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो कल्याणकारी कार्य भी करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा टिकट बंटवारे में कल्याणकारी कार्य होता है, जिसमें हम बात करेंगे जिसे उनकी गैर राजनीतिक गतिविधियां कहा जाता है। ये कल्याणकारी कार्य हमने आपको अभी बताया कि ये जो कल्याणकारी कार्य जो राजनीतिक दल करते हैं, ये गैर राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, गैर राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, याद रखिएगा इन्हें। आप इसका कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, हम आपको बेहतर तरीके से बताएंगे इसे। तो राजनीतिक गतिविधियों का मतलब है लोगों को जोड़ेंगे, लोगों के बीच क्या है, कल्याणकारी कार्य करें। आपने देखो राजनीतिक दल क्या करते हैं, जो समाज के पिछड़े या समाज के उन बस्तियों में जहाँ क्या करेंगे, लोगों को खाना, पैकेट्स, फूड, जल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षा के लिए अलग से पे करते हैं कि हम अपनी राजनीतिक दल की तरफ से कोई स्कूल, कोई कॉलोनी, कोई ऐसे फंड क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट रूप में कार्य करते हैं। तो गतिविधियाँ ये गैर राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं। अन्य प्रकार की भी गतिविधियाँ हैं, व्यक्तिगत गतिविधियाँ उन्हें बोला जाता है, तो गतिविधियाँ कहा जाता है, आप इसे कहें। ठीक है, टिकट बंटवारे में भी कल्याणकारी कार्य होता है, हमने आपको बताया बहुत सारे प्रकार के। तो आप इसके साथ ही हमने राजनीतिक दलों के बारे में जाना। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं मोटे तौर पे। अगर हम बात करें, अब हम इसके आगे बात करें एनसीईआरटी की भाषा में कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। पॉइंट फॉर्म में हमने आपको सारे कार्य बता दिए। अब हम एनसीईआरटी की भाषा में सुन लेते हैं, क्योंकि हमें यही भाषा सीखना है। अगर हम आपको पास कराना चाहते हैं, आप हमें सुनना चाहते हैं,
तो आप हमारी भाषा एनसीईआरटी भाषा में सुने और अपना लिखित रूप से कार्य आप एनसीईआरटी की भाषा में ही करें अगर आपको मेंस में अच्छे मार्क्स लाना है तो राजनीतिक दलों के कार्य बात करेंगे तो देखेंगे राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं या क्या करते हैं, ऐसा हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है। हम बात करेंगे मूलतः राजनीतिक पदों को भरते हैं। हमने आपको बताया था कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक भर्ती करते हैं। पदों को भरने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जैसे फॉर्म निकला है ऑनलाइन वो भरेंगे, ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ राजनीतिक दल हैं। वो क्या करेंगे कि हम नए युवाओं को जोड़ने के लिए उनके यहाँ क्या है, शाखा दल हमने आपको बताया था कि शाखा दल क्या होता है, तो काकस दल क्या होता है, मिलिशिया दल क्या होता है, उन्हीं दलों का एक हिस्सा होता है राजनीतिक दलों के वो विंग होती हैं। हमने आपको बताया अभी पिछले इसी वीडियो में, तो देख सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं और इस काम को वो कई तरीके से करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, अगर पहले पॉइंट की बात करें तो देखेंगे कि दल चुनाव लड़ते हैं। वास्तविक देखेंगे अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार भी उनके बीच खड़े होते हैं। आप देखेंगे राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से करते हैं। आप देखें जो राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक दल पार्टी का जिसको टिकट देते हैं उनका चुनाव प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया उनकी कई तरीके से होती है। पार्टी के कई सारे विंग्स होती हैं जो इन पे काम करती हैं और वो किसको टिकट दिया जाए वो इंटरनल रूप से एक पॉलिसी तैयार करती हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ वेलफेयर के रूप में, कुछ दबाव समूह के रूप में टिकट मिल सकती है। देख सकते हैं कि कई तरीके से कार्य करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में देखेंगे उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। आप देखेंगे अमेरिका में वास्तविक लोकतंत्र का आधार है कि वहाँ का जो दल के सदस्य होंगे उम्मीदवार कौन तय करेगा, दल के सदस्य तय करेंगे और समर्थक तय करेंगे। अब इस देश में उम्मीदवार देखेंगे, अब इस तरह के उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देश भारत में भी आप देखेंगे दलों के नेता ही उम्मीदवारों का चयन करते हैं, आप देखेंगे। और हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो आप देखेंगे दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। तो आप देखेंगे जब भी कोई राजनीतिक दल क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा, कोई राजनीतिक दल बनाएगा। राजनीतिक दल बनाने से पहले वो एक क्या होगा, राजनीतिक दल के फॉर्म में ना होके एक क्या होगा, कोई संगठन होगा। तो संगठन के रूप में उसकी कोई नीति होगी, कोई कार्यक्रम होंगे, उसके अपने कुछ समर्थक होंगे। जब वो पार्टी बनाएगा तो वो पार्टी का क्या होगा, जो उसकी नीतियां हैं, जो उसके कार्यक्रम हैं, पार्टी का संविधान, पार्टी का मुखपत्र क्या होगा, उसकी नीतियां उसके कार्यक्रमों से पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको कभी कोई दल की पार्टी का मुखपत्र को जानना हो तो आप चाहे दिल्ली सेंट्रल पार्टियां आप दिल्ली आके देख सकते हैं, या रीजनल पार्टी उसकी राजधानी में जो उसके ऑफिस होते हैं वहां जाके उस पार्टी की कह दो, अपनी पार्टी का मुझे क्या चाहिए, मुखपत्र दीजिए, संविधान दीजिए, आपकी पार्टी की नीति क्या है, कार्यक्रम क्या है, आप लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। तो वो आपको अपनी पार्टी का क्या करेगा, या तो मुखपत्र देगा, एक किताब देगा कि हम इस आधार पर पार्टी का संगठन स्ट्रक्चर के खड़ा किए हैं, हमने इन आधारों पर इस पार्टी का गठन किया है, हम इस आधारों पर लोगों से वोट मांगते हैं, हम इन आधारों पर राज्य और देश के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। ऐसी उनके मुखपत्र में लिखा होगा, आप देख सकते हैं। और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। आप देखेंगे मतदाता इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के बीच रखा जाता है। मतदाता उनकी नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं कि हमें किसको वोट देना, कौन सी नीति हमारे लिए ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है। आप देखेंगे तो कौन सी नीति ठीक है इस बारे में हमसे भी सभी राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर देखेंगे नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है। आप देखेंगे लोकतंत्र में क्या होगा, मिलते जुलते विचार एक साथ लाना पार्टियों का मुख्य लक्ष्य होता है। जो मिलते जुलते सबके विचार हैं वो अपनी पार्टी तले सबको जोड़ सके। तो शाखा विंग इसी पे काम करती हैं, जो पार्टी के सब विंग्स होती हैं, सब शाखाएं होती हैं पार्टी की, ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। आप देखेंगे पार्टियां तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लेती हैं। आप देखेंगे जिनका वे समर्थन करती हैं, सरकार प्रायः
शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। इस आधार पे अगर हम तीसरी पार्ट करेंगे तो देखेंगे पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि पार्टियां क्या करेंगी, तो पार्टियां देश के कानून में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगी। कानूनों पर औपचारिक बहस देती होती है। आप ये भी देखेंगे कानून पर क्या होगी, एक औपचारिक बहस होगी। आप ये भी देख सकते हैं कि पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। या आप क्योंकि पार्टियां जब सरकार बनाती हैं, सरकार बनाने के साथ आप ये देखेंगे कि इन्हीं सरकार बनाने के बाद वो क्या करेंगे, आपके लिए काम करेंगी। तो कानूनों पर औपचारिक बहस करेंगी क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा है। उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश के आधार पर काम करते हैं। आप देखेंगे या निर्देश पर फैसला लेते हैं या करते हैं। चौथी बात करेंगे अगर हम, तो आप इन्हें देखेंगे इस आधार पर कि दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। तो हम क्या कार्य की बात कर रहे हैं, अभी हमने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, उसी का ये कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है। हम देखेंगे, आप देखेंगे नीतियां और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं। क्योंकि क्या हो गए, राजनेता, बड़े राजनेता कह सकते हैं या पार्टी प्रमुख, ये नेता विभिन्न दलों के भी हो सकते हैं। पार्टियां चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसला करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं, ताकि वे पार्टियों की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें। आप देखेंगे पार्टी की इच्छा अनुसार क्या होगा, सरकार चल सके। अब चुनाव हारने वाले दल के काम क्या होंगे, तो देखेंगे 5वें पॉइंट में। तो चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करेंगे वो, और क्या करेंगे, अपनी अलग राय भी रखेंगे। विपक्षी दल के खिलाफ आम जनता को भी विपक्षी दल क्या करे, सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद, लामबंद जो भी करना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, देखेंगे जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप ये भी देखते हैं, वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे हुए हैं। आप ये भी जानते हैं कि शाखा विंग के रूप में समाज के विभिन्न वर्गों में उनका मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। दल कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं, हम ये भी देख रहे हैं। और अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही वो समाज के लोगों की राय बनती जाती है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे जो अक्सर जो राय रखी जाती है, जो आंदोलन होते हैं, उस पर जो भी सामने जनता की आते हैं चीज़ें, उसी के आधार पर क्या होता है, राय बनती है। तो राय, तुक्का, लॉजिक आपको पता है कैसे बनता है आपके माइंड में, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप देखेंगे कैसे काम, दल ही क्या करेंगे, सरकारी मशीनरी। तो आप देखेंगे कि गवर्नेंस के साथ काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, हमने आपको बताया था। तो एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से क्या करेंगे, जान पहचान बनाना और उनसे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी अपने करीब मानते हैं उन्हें, कि विश्वास नहीं लेकिन दल उनके करीब हैं, क्योंकि जनसेवक की भूमिका में राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। हम देखेंगे कि दलों को भी हर पल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा देते हैं। मतलब एनसीईआरटी की लाइन है, हम नहीं बोल रहे। धूल चटाने का मतलब आप मुहावरा है, कभी देख सकते हैं कि धूल चटाना। तो वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटाते हैं। मतलब अगर लोगों की राय, लोगों की अनुरूप सरकार ने काम नहीं किया, जो उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, जिस आधार पर जनता ने उन्हें वोट दिए, उन आधारों पर अगर सरकारें काम नहीं करती हैं, अंततः क्या होता है, लोग अगले चुनाव में उन्हें हरा देते हैं, मतलब धूल चढ़ा देते हैं। आप इसे ऐसे लिखे हैं। हम बात करें हैं राजनीतिक दलों की ज़रूरत के संदर्भ में, आप देख सकते हैं कि हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, इस पे हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए कैसे आप ये बताएं, हमारे वीडियो को देखें और आई होप, हमें उम्मीद करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा, समझाया हुआ आपको अच्छा लगा है।
अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंदिरा सिविल सर्विसेज को अपने राय, व्यूज़, कमेंट और दे सकते हैं। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि और भी हम मिलते हैं। तो चलिए अगले वीडियो हम अगले पार्ट में मिलेंगे। तो राजनीतिक दलों की हमें ज़रूरत क्यों है देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।